हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज़ 360 मूवीज़ एक्सप्लेनेशन। और आज मैं एक्सप्लेन और ब्रेक डाउन करने जा रही हूँ मूवी रॉन्गटन को, जो कि एक हॉरर स्लैशर मूवी है। ये 2003 में रिलीज़ हुई रॉन्गटन का रीबूट है। इसे रॉन्गटन द फाउंडेशन के नाम से भी जाना जाता है। इस वीडियो में इसका पूरी तरह ब्रेक डाउन करेंगे और मैं आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और अब बिना टाइम को वेस्ट किए चलें शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन आगे से पढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करने की। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं स्कॉट को, जो किसी टाउन में आए हैं अपनी बेटी जेन को ढूंढने। जेन अपने फ्रेंड्स के साथ वेकेशंस पर निकली थी। वो गई थी एपेलेचियन माउंटेन्स ट्रायल पर, लेकिन अब 6 हफ्ते हो चुके हैं और उसका कुछ पता नहीं चल रहा। स्कॉट को आखिरी मैसेज उसने इसी टाउन से किया था। स्कॉट पुलिस से हेल्प मांगता है, लेकिन पुलिस को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो उसकी मदद करने वाले हैं। वो जाता है उस लॉज में जहां जेन रुकी थी, लेकिन वहां से भी उसका कुछ पता ना चला। जेन के बारे में पूछते हुए वो पहुंच जाता है एक बार में, जहां उसे नेट नाम के एक आदमी मिलता है। उसने जेन और उसके दोस्तों को देखा होता है, लेकिन वो नहीं जानता कि वो लोग कहाँ गए। वो कहता है कि अगर वो सब जंगल में खो गए हैं तो उन्हें भूल जाओ, उन्हें कोई नहीं बचा सकता। यहाँ हमें ज्यादा सस्पेंस में ना रखते हुए पास्ट में ले जाया जाता है, जब जेन यहाँ पर आई थी। उसके साथ था उसका बॉयफ्रेंड डेरियस, उसकी फ्रेंड मिला का बॉयफ्रेंड एडम, लुइस और गैरी। ये टाउन पड़ता है वर्जीनिया में और ओरिजिनल वर्जन भी वेस्ट वर्जीनिया में था। जब वो उस टाउन की तरफ जा रहे थे, तब अचानक से उनकी कार का टायर पंचर हो जाता है। मैं 100% श्योर हूँ कि ये सीन रॉन्गटन का रेफरेंस है, लेकिन वो सब लाचार नहीं है। वो टायर बदलते हैं और पहुंच जाते हैं टाउन में। वो उसी लॉज में जाते हैं और वहां की ओनर उन्हें एडवाइस देती है कि अपने ट्रायल पर रहना, अगर तुम रास्ता भटक गए तो बच नहीं पाओगे। शाम को वो सब एक बार में जाते हैं और नेट भी वहीं पर था, और नेट ने भी उन्हें वार्न करा कि वो जंगल खतरनाक है। इस पर उनकी नेट से बहस भी हो गई कि शायद नेट उन्हें अय्याश और लापरवाह लोग समझ रहा था। इनके पास कोई काम दाम नहीं, लेकिन डरने के बजाय जेन उसे जवाब देती है कि वो सब रिस्पॉन्सिबल लोग हैं और ऐसे ही मुंह उठाकर नहीं जा रहे। यहाँ हमें जेन की पर्सनैलिटी का भी अंदाजा हो जाता है। जब वो बाहर से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि कोई उनकी कार के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। उसका चेहरा नहीं दिख रहा, लेकिन वो सोच रहे थे कि शायद वो नेट है। एडम उसकी तरफ एक बॉटल फेंकता है, जिससे वो भाग जाता है। अब इस सब को वो सीरियसली ना लेते हुए पहुंच जाते हैं लॉज पर, और यहीं पर जेन ने आखिरी बार अपने डैड को मैसेज किया था। यहाँ हमें ये पता चलता है कि डेरियस एक कम्युनिटी बनाना चाहता है, जिसमें सभी एक बराबर हों और एक दूसरे का हाथ बटा सकें, किसी से कोई भेदभाव ना हो। खैर, वो तो अच्छे ख्यालों में खोए हुए हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कोई उन पर नजर रखा हुआ है। खैर, अगली सुबह जेन जाती है जॉगिंग पर, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि किसी अनजान टाउन में वो सुबह सुबह जॉगिंग कर रही है, जबकि उसे पूरा दिन पहाड़ चढ़ना है। रास्ते में वो देखती है एरिक नाम की एक लड़की को, जो अपने हाथों से बनाए हुए ब्रेसलेट्स बेच रही थी। उसके साथ उसकी बहन भी थी। जेन अच्छी तरह उनसे मिलती है और ब्रेसलेट भी लेती है। फिर वो चलते हैं हाइकिंग की तरफ। सब अच्छा चल रहा था, वो सब पूरा एंजॉय कर रहे थे, लेकिन आधे रास्ते पहुंचकर डेरिस कहता है कि यहाँ एक किला है जो सिविल टाइम के वॉर का है। अब वो इतनी दूर आए हैं तो किला देखे बगैर क्यों जाए। बात तो ठीक है, लेकिन उन वार्निंग्स का क्या जो टाउन के लोगों ने उन्हें दी थी। जेन कहती है कि उन्हें अपने ट्रायल पर ही रहना चाहिए, लेकिन बाकी सब डेरिस के साथ हैं और डेरिस उसे भी मना लेता है। अभी कुछ देर पहले ये कह रहे थे कि हम रिस्पॉन्सिबल लोग हैं। यहाँ पर वो रास्ते से हटकर लेते हैं एक रॉन्ग टर्न। टाइटल जस्टिफाइड। खैर, वो उस जंगल में चले जाते हैं और चलते चलते उन्हें काफी देर हो चुकी थी, लेकिन उन्हें किला नजर नहीं आ रहा था। अब वो सोच रहे थे कि उन्हें शायद वापस चलना चाहिए, लेकिन अब उन्हें मौका नहीं मिलना, क्योंकि एक बड़ा सा वुडन लॉक उनकी तरफ लुढ़कता हुआ आ रहा है। वो सब जान बचाकर भागते हैं और उनकी जान बच भी जाती है, लेकिन सबकी नहीं। गैरी बेचारा मारा गया था। गैरी की डेथ का पूरा ब्लेम जाता है डेरिस के ऊपर, क्योंकि वो ही इन सबको यहाँ लाया था। लेकिन अभी लड़ने के बजाय उन्हें वहां से निकलना चाहिए। जिस वक्त ये सब सोच रहे थे,
उस वक्त इन पर कोई नजर रखा हुआ था जिसका इन लोगों को नहीं पता। अब वो चलना शुरू करते हैं और चलते चलते रात हो जाती है, प्लस बारिश भी शुरू हो गई, लेकिन अभी तक वो कहीं भी नहीं पहुंचे। अब अंधेरे में वो कहाँ भटकते, रात उन्हें यहीं पर बितानी होगी। टेंट लगाकर वो जैसे तैसे करके वहां सो रहे थे, लेकिन सब नहीं सो रहे थे। जैन देखती है कि कोई उन्हें झांक कर देख रहा है, लेकिन वो पलक झपकते ही गायब हो जाता है। जैन इतना ध्यान नहीं देती और सो जाती है। जब वो सोकर उठते हैं तो देखते हैं मिला वहां नहीं होती, और मिला के साथ साथ उनके सेलफोन भी नहीं होते। इतना ही नहीं, वो देखते हैं कि वो कब्रिस्तान में है और रात उन्होंने कब्रिस्तान में गुजारी। डेरिस को वो किला भी मिल जाता है जिसके लिए वो वहां आया था, लेकिन असल में किला सिविल वॉर से भी पहले का था। वो किसी कम्युनिटी ने बनाया था जो कि वहां पर रह रही थी या रह रही है, और वो कब्रिस्तान भी उन्हीं का है। अब उन्हें फील होने लगा था कि वो मुसीबत में है। जेन बताती है कि रात को टेंट के बाहर कोई खड़ा था और यहाँ पर टेंशन बढ़ जाती है कि वो मुसीबत में है। सबसे पहले वो मिला को ढूंढते हैं। मिला तो उनको नहीं मिलती, लेकिन जेन को मिल जाती है रूथी, जिसको हमने टाउन में देखा था। वो उन सबको देखकर भाग जाती है और एडम उसके पीछे भागता है। भागते भागते उसका पाँव अटक जाता है एक ट्रैप में, और अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि ये जंगल ट्रैप से भरा हुआ है। वो वुडन लॉक भी एक ट्रैप ही था। एडम का पैर फंसा एक चेन में और कोई उस चेन को खींच रहा है। वो सब बहुत कोशिश करते हैं एडम को बचाने की, लेकिन नहीं बचा पाते। एडम को एक टनल में खींच लिया गया था जो कि बहुत लंबी थी और उसमें जाना खतरे से खाली नहीं। उनका बारी बारी से शिकार किया जा रहा है, इसलिए एडम की फिक्र ना करते हुए वो सब अपनी जान बचाते हैं। वो तीनों वहां से निकलते हैं और पहुंच जाते हैं एक जगह पर जहां बहुत सारे टूल्स होते हैं और बहुत से लोगों का सामान भी था, जैसे कि बैग्स, ग्लासेस, जूते और फोन्स भी। ये हम पहले भी रॉन्गटन मूवीज में देख चुके हैं, ये सब उसी का रेफरेंस है। अभी वो ये सब फिगर आउट ही कर रहे थे कि तभी वो देखते हैं कि दो अजीब से आदमी एडम को उठाकर बांध कर ले जा रहे हैं। वो एडम को बचाने जाते हैं और हम देखते हैं कि वो दोनों इसी तरह के शिकारी हैं जिन्होंने खुद को पूरी तरह कवर किया हुआ है और उनके फेसेस पे है स्कल मास्क। जरूरी बात यह है कि वो दोनों ना इंग्लिश बोल पा रहे हैं ना समझ पा रहे हैं। उनकी लैंग्वेज अजीब सी है, लेकिन सबसे जरूरी बात है कि वो दोनों बात कर रहे हैं। अगर वो आदमखोर शिकारी हैं तो वो बात क्यों कर रहे हैं? अब तक उन लोगों को मर जाना चाहिए था, है ना? अभी वो सब एक दूसरे की समझ ही रहे थे, तभी एडम शिकारी के ऊपर अटैक करके उसको जान से मार देता है, वो भी उसके स्कल को पूरी तरह क्रश करके। दूसरा शिकारी वहां से भाग चुका था और उन्हें पता भी नहीं चला, लेकिन पता तो उन्हें जरूर चलेगा क्योंकि हमने देखा वो पीसफुल लोग थे और उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। लेकिन इन्होंने एक को मार डाला, यानी यहाँ पर आदमखोर शिकारी वो है। एडम ने उस आदमी को मारा क्योंकि उसे लग रहा था कि उन्होंने मिला को मार डाला, लेकिन मिला तो जिंदा है, वो तो टॉयलेट के लिए गई थी और उन दोनों शिकारी को देखकर वो डर के मारे छुप गई थी, लेकिन वो दोनों तो हार्मलेस थे। यहाँ उन सबको एहसास हो जाता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। उन्होंने एक बेकसूर आदमी को मार डाला। अब एक क्राइम करने के बाद वो सब चुपचाप वहाँ से चल देते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन अब वहाँ से निकलना नामुमकिन है कि ये इलाका उनका है। वहाँ पर ट्रैप्स ही ट्रैप्स थे और ट्रैप्स के अलावा वहाँ पर लोग भी थे। एक आदमी चुपचाप लुई को किडनैप कर लेता है। जब तक बाकी को पता चलता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। वो लोग चारों तरफ फैले हुए हैं। उन्हें देखकर वो सब भागना शुरू करते हैं। यहाँ पर एडम और मिला अलग हो जाते हैं और जेन और डेरिस अलग। भागते भागते मिला एक ट्रैप में गिर जाती है और उसका बहुत बुरा हाल हो चुका था। यहाँ उसे बचाने के बजाय एडम वहाँ से भाग जाता है। उसके जाते ही वो शिकारी आता है और मिला को मार देता है। एडम भी पकड़ा गया था और जेन और डेरिस भी। उन्हें ले जाया जाता है एक कम्युनिटी में जिसका नाम है द फाउंडेशन। ये सब उस कम्युनिटी का हिस्सा है और ये एक अच्छी खासी बड़ी कम्युनिटी है जो कि बाहर की दुनिया से कटी हुई है और इसी वजह से वो सब खुश हैं। उनकी ज्यादा नीड और डिमांड्स नहीं, ये उनकी छोटी सी दुनिया है जहाँ वो सालों से रह रहे हैं। उन्हें ले जाया जाता है कोर्ट में। जी हाँ, उनके कोर्ट भी हैं जहाँ पर डिसीजन लेता है उनका लीडर वैनेबल, जो कि रूथी और एडिल का डैड है। यही प्रूफ है कि वो बुरे लोग नहीं हैं, क्योंकि बुरे लोग को कोर्ट की क्या जरूरत। अगर उन्हें मारना होता तो वो वैसे ही मार देते।
उन चारों को यहाँ इसलिए लाया क्योंकि एडम ने उनके एक आदमी को मार डाला। अब जस्टिस तो करनी पड़ेगी। वेनेबल गवाही लेना शुरू करता है और सबसे पहले गवाही देता है एक आदमी जो कहता है कि ये अच्छे लोग नहीं हैं। ये वही आदमी है जो उस रात उनकी कार के पास था। इसके बाद गवाही देता है वो आदमी जो मर्डर सीन पर मौजूद था, यानी दूसरा शिकार, जिसका नाम है मॉर्गन। वो बताता है कि कितनी बेरहमी से एडम ने उसके भाई को मार डाला, जबकि वो बस वहाँ हिरन का शिकार कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि उनके ट्रैप में हिरन फंसा है, तो खींचने पर उन्हें मिला एडम। वो एडम को टेल पर छोड़ने जा रहे थे ताकि वो वापस टाउन जा सके। ये तो हम पहले समझ गए थे कि वो बुरे लोग नहीं थे और जंगल में ट्रैप्स उन्होंने जानवर के लिए लगाए हैं, क्योंकि वो पिज्जा तो खाते नहीं होंगे। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि उनमें से वही लोग इंग्लिश बोलते जो बाहर की दुनिया से कनेक्टेड है, जैसे कि एरेट जो कि टाउन में सामान बेचने जाती है और वेनेबल जो इस कम्युनिटी को संभालता है। अपने लोगों का बयान तो वो ले लेता है, साथ में वो उनका भी बयान लेता है, क्योंकि एक साइड की बातें सुनकर फैसले नहीं होते। पता तो उन्हें चल गया था कि वो लोग क्रिमिनल्स हैं, लेकिन फिर भी जेन झूठ बोलती है एडम को बचाने के लिए। फिर बुलाया जाता है रूथी को, जो कि मर्डर के टाइम पर वहीं थी। वो सब बता देती है और यहाँ पर वेनेबल फैसला सुनाता है। मर्डर के जुर्म में एडम को मिलती है सजाए मौत और जुर्म छुपाने के लिए तीनों को मिलती है हमेशा की कैद। खैर, एडम को मारा जाता है जैसे उसने मॉर्गन के भाई को मारा था। उसके बाद दोनों आंखों को फोड़कर उसको एक अंधेरी गुफा में डाल देते हैं। यही थी इसकी सजा। जेन और डेरेस के साथ भी यही होने वाला है, लेकिन जेन अपना दिमाग चलाती है और उन्हें कुछ ऑफर करती है, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि यहाँ वैल्यू तब है जब तुम कुछ ऑफर कर सको। जेन ने ऑफर किया था खुद को, क्योंकि वो एक हेल्दी लड़की है और वो उन्हें एक हेल्दी बच्चा दे सकती है। साथ ही वो कहती है कि डेरेस भी एक स्ट्रॉन्ग लड़का है, उसे भी कई कामों में यूज किया जा सकता है, जैसे कि हंटिंग। वेनेबल को उसको ऑफर पसंद आया, इसीलिए उन्हें सजा नहीं मिलती, लेकिन अब उन्हें हमेशा उसी कम्युनिटी में रहना है, उनका वफादार बनकर। अगर भागने का ट्राई करेंगे तो उनके साथ क्या होगा उन्हें पता ही है। अब डेरेस जेन से नाराज था क्योंकि उसने खुद को ऑफर कर दिया, लेकिन उसने सेक्रीफाइस दिया किस लिए? तो जेन अब बन चुकी है वाइफ, वो भी वेनेबल की। ये हो गया पास्ट। अब आते हैं प्रेजेंट। स्कॉट उसी बार में बैठा था, तब आती है उसके पास लॉज की ओनर। वो उन्हें बताती है कि जंगल में कुछ लोग रहते हैं जो खुद को फाउंडेशन कहते हैं। हो सकता है जेन वहीं पर हो। ये सारी बातें सुन लेता है नेड और अकेले में स्कॉट को पकड़कर बहुत मारते हैं। हम देखते हैं वहाँ की पुलिस को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मर रहा है या जी रहा है। इतनी मार खाने के बाद तो स्कॉट को वहाँ से चले जाना चाहिए था, लेकिन वापस जाने के बजाय अगले ही दिन वो जंगल के लिए निकल रहा था। ओनर उसे देखकर कहती है कि वो उसकी हेल्प कर सकती है। वो उसे मिलवाती है अपने नेफ्यू एड से, जो कि एक हंटर है। स्कॉट उसे कुछ पैसे देता है, जिसके बदले एड उसके साथ चलने का कहता है और उसके साथ चलता है उसका बेटा कॉब भी। एड उन जंगलों को जानता है और वही है जो स्कॉट की हेल्प कर सकता है, लेकिन उसके बेटे के साथ ऐसा नहीं था। वो एक ट्रैप में फंस जाता है और उसे बचाने के चक्कर में एड एक और ट्रैप को ट्रिगर करता है, जिससे वो दोनों बाप बेटे मारे जाते हैं। अब स्कॉट अकेला ही आगे बढ़ता है और वो तो फाउंडेशन को क्या ढूंढता, फाउंडेशन ने उसे ढूंढ लिया। उसे अंदर लेकर जाते हैं और अंदर जाते ही उसे लगता है एक तीर जो कि उसकी बेटी ने ही मारा था। वो पूरी तरह चेंज हो चुकी है और साथ साथ डेरियस भी। वो फाउंडेशन के वफादार हैं। स्कॉट को बंद कर देते हैं क्योंकि इसकी सिलवाई कल होगी। वो बस यही सोच रहा था कि जेन को आखिर हो क्या गया है, और तभी जेन वहां पर पहुंच जाती है। वो आई थी स्कॉट को फ्री करने। जो कुछ हमने पहले देखा वो सब एक दिखावा था। वो दोनों जाते हैं डेरेस के पास क्योंकि टाइम था वहां से भागने का, लेकिन डेरेस वहां से जाना ही नहीं चाहता। वो वहीं पर खुश है। आपको याद होगा वो ऐसी कम्युनिटी चाहता था जहाँ कोई भेदभाव ना हो, उसे वो मिल गई। खैर, वो दोनों इसे छोड़कर आगे बढ़ते हैं, लेकिन गेट लॉक थे। तभी वहां आ जाती है रूथी और उससे तो कोई ना कोई रास्ता पता ही होगा, क्योंकि वो तो पूरा दिन बाहर रहती है। जेन की हेल्प करते हुए वो उन्हें अपने साथ ले जाती है उस गुफा तक। वही एक रास्ता था वहां से निकलने का। अब इससे पहले कि वो वहां से जाते, वहां पर आ जाता है मॉर्गन और मजबूरन जेन को उसे मारना पड़ता है। उसके बाद वो जाते हैं उस केव में और देखते हैं कि वो एक दोज़ख है। न जाने वो लोग किस तरह वहां रह रहे हैं। जेन को वहां पर मिलता है लुइस और वो बिना कुछ सोचे उसे भी मार देती है, क्योंकि यही बेहतर था।
यहाँ पर सबको पता चल जाता है कि जेन भाग रही है। हम देखते हैं वहाँ गुफा पर रहने वाले लोग मोर्गन को मार रहे हैं। अब गुफा से तो वो दोनों निकल जाते हैं और तभी उन पर अटैक करती है एडिन। जेन भी उससे कोई कम नहीं थी, किसी न किसी तरह वो उसे मार देती है। उसके बाद आता है वो पहला गवाह और उसका भी यही सेम हाल होता है। जेन अब रुकने वाली नहीं थी। जो भी उनके सामने आ रहा था उसकी मौत तय थी। लेकिन ना जाने कैसे वहां पर नेट आ जाता है, वो भी अपने लोगों के साथ, और वो स्कॉट को मारने नहीं बल्कि उसे बचाने आए हैं, क्योंकि 6 साल पहले उसका नेफ्यू भी यहीं पर खो गया था और जो टाउन में स्कॉट को धोया था उसने, वो इसलिए ताकि वो जंगल में ना जाए। यानी कि हम उसे बुरा समझ रहे थे लेकिन वो भी अच्छा निकला। अब उनके जाने का टाइम हो गया था, लेकिन तभी फाउंडेशन नेट के कई साथियों को मार देती है। अब वहां पर आ चुका था लीडर, जो कि जेन का नाम चिल्ला रहा था। वो सब जल्दी से कार में बैठ जाते हैं और नेट उसके सामने एक चीज फैला देती है ताकि वो आगे ना बढ़ सके। कुछ इस तरह वो सब सही सलामत वहां से निकल जाते हैं और वेनेबल देखता रह जाता है। लेकिन मूवी अभी बाकी है। अब जेन सब कुछ भुलाकर एक नॉर्मल लाइफ जी रही है। लेकिन एक दिन जब वो घर जाती है तब देखती है वहां पर वेनेबल और रूथी बैठे हैं। जाहिर सी बात है कि वो आए हैं जेन के लिए, क्योंकि उसके पेट में वेनेबल का बच्चा है। जेन उसे वहां से चले जाने का कहती है, तभी एक ही झटके में वो उसकी पूरी फैमिली को मार देता है। और जेन उसे, ये क्यों ज्यादा इजी नहीं था, इजी इसीलिए था क्योंकि वो जेन का ख्वाब है जो वो खड़े खड़े देख रही है। लेकिन वेनेबल एकदम रियल है, वो सच में वहीं पर है। अब क्योंकि जेन ने पहले पॉसिबिलिटी देख ली, इसीलिए वो चुपचाप उसके साथ चल देती है। आई नो आपको बहुत बुरा लग रहा था, ये काफी हैवी एंडिंग हो गई, इतना सब एफर्ट बेकार गया। लेकिन मूवी अभी एंड नहीं हुई। भले एंड क्रेडिट्स चल रहे हैं, वो उसे लेकर जा रहे थे तब उनकी कार लड़खड़ा जाती है, क्योंकि जेन अंदर फाइट बैक कर रही है वेनेबल के साथ। एक एक आदमी को वो मार देती है और आखिर में वेनेबल को भी। एंडिंग तो ये भी लाइट नहीं है, अचानक से यहाँ पर सारी स्टोरी खत्म हो गई। तो मूवी की एंडिंग कितनी अच्छी है ये तो आपने देख ही लिया। स्लैशर की मूवी पर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन लगता है कि ये ट्रेंड भी अब खत्म होने वाला है। इस मूवी में एक भी म्यूटेंट नहीं था, जिसके लिए रॉन्गटन सीरीज फेमस है, और ना ही वो फाउंडेशन वाले कैनिबल्स थे। तो अगर किसी राइटर को अपनी मूवीज दोबारा लिखने को मिले तो जाहिर सी बात है वो उसे सेम नहीं लिखेगा, और अगर फिल्म मेकर्स को सेम स्टोरी लिखवानी होती तो वो किसी और राइटर को ले लेते जो कि और ज्यादा भयानक म्यूटेंट्स ऐड करता और थोड़ी और किल्स। लेकिन एलन ने हमें क्लास मूवी दी है। एलन को पता था कि लोग इस मूवी से क्या उम्मीद करेंगे। उन्हें पता था कि लोग पहले ही गैस कर लेंगे कि कुछ लोगों को जंगल में जाना है और वहां पर कुछ कैनिबल्स उन्हें मारकर खाएंगे। हम सबको ये उम्मीद थी, लेकिन क्या इस मूवी में एक भी चीज हमारे मुताबिक हुई? नहीं। एलन ने हमें बहुत बुरी तरह गलत साबित किया, जिस वजह से उनकी तारीफ बनती है। और अब मैं ज़रा गिनवा देती हूँ कि एलन ने कहाँ कहाँ हमारे मज़े लिए। सबसे पहले जब कार का टायर पंचर हुआ तो हमें लगा कि अब ये सब गायब होना शुरू होंगे। वो सीन बिल्कुल वैसा ही था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो सही सलामत टाउन में पहुँच गए। फिर उसके बाद बार में बहस हुई कि वो सब आवारा लोग हैं, जो कि आमतौर पर स्लैशर में होता है। हमें भी यही लग रहा था, लेकिन जेन ने वहाँ भी जवाब दिया कि वो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं और काम काज करते हुए लोग भी छुट्टियाँ मना सकते हैं। इसके बाद जब मिला गायब हुई तब तो हमने सोच ही लिया था कि अब तो ये सब गायब होकर ही रहेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। साथ ही हम ये सोच रहे थे कि वो शिकारी खूनख्वार होंगे और इन्हें देखते ही फाड़ लेंगे, ये भी नहीं हुआ। इसके बाद स्कॉट 2 लोगों के साथ जंगल में गया, तब हमें लगा अब तो शिकारी वर्सेस शिकारी होगा, लेकिन वो दोनों तब भी मारे गए। जब जेन और स्कॉट बच गए तब हमें लगा कि मूवी खत्म हो गई। फिर वेनेबल उनके घर आया और जेन को लेके गया, तब हमें बहुत भारी फील हो रहा था। हम तो सीक्वल के बारे में सोचने लगे थे, लेकिन तभी हमें ट्विस्ट मिला, वो भी एंड क्रेडिट सीन में। जितनी भी हम होशियारी दिखा रहे थे सब एलन ने निकाल दी। असल में मूवी का टाइटल हमने जस्टिफाई किया क्योंकि रॉन्ग टर्न सिर्फ हम ही ले रहे थे, यानी कि ऑडियंस। अब बात करते हैं कि क्या इस मूवी का सीक्वल आएगा, क्योंकि वेनेबल तो मर गया, वो भी इतनी आसानी से, जबकि हमें लग रहा था कि सीक्वल में वो ये कर देगा वो कर देगा। सीक्वल तो इसका अभी भी आ सकता है क्योंकि फाउंडेशन अपना बच्चा लेने तो आएगा ही, और ये मत भूलिएगा जेन का बॉयफ्रेंड डेरियस भी फाउंडेशन का हिस्सा है। और मूवी में एक इम्पोर्टेंट हिट भी था। आपने देखा होगा कि उस केव के लोग मॉर्गन को खा रहे थे। ये रॉन्ग टर्न के फेमस कैनिबल म्यूटेंट्स की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि अगर सीक्वल में फाउंडेशन खत्म हो गया तो सिर्फ यही लोग बचेंगे जिनके बच्चे कैनिबल्स ही होंगे। और
अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये रॉन्ग टर्न की बहुत लॉजिकल और सही शुरुआत होगी। एक अच्छी बैक स्टोरी के साथ जो कि राइटर ने एक ही मूवी में इतना कुछ डाल दिया, तो उनके पास आगे के भी प्लान होंगे। आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट ज़रूर करना, और ऐसा ही एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपको किसी मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए है तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल की दूसरी वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। टिल देन बाय, टेक केयर।